बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर बगदाद से दूर एक पुरसकून बस्ती में अयास नामी एक बूढ़ा ताजिर रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचकर उसने अपना कारोबार छोड़ दिया और अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। अयास का बड़ा बेटा हसन नहायत आला इखलाक का मालिक था। वो न सिर्फ ज़हीन था बल्कि अपने उम्दा किरदार की वजह से बस्ती में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। हसन हमेशा कारोबार में खुद पर ज़्यादा बोझ डालता और अपने छोटे भाई कामिल को ज़्यादा जिम्मेदारियों से बचाता, लेकिन साथ साथ वो कामिल को मुसलसल नसीहत भी करता कि तजारत में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। वो उसे सिखाता कि सच्चाई और दयानतदारी के बगैर कारोबार में बरकत नहीं आती। कुछ अरसा बाद अयास के दिल में एक नई सोच ने जन्म लिया। वो अक्सर बैठकर ये सोचता कि क्यों ना अपने दोनों बेटों की शादी करवा दूं। वो जवान हो चुके हैं और शादी के बाद जब अपने घर बसाएंगे तो जिंदगी मजीद संवर जाएगी। ये ख्याल उसे एक तरह की तसल्ली देता कि उनकी खुशियां अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वो दुनिया से चला गया तो उसके बेसहारा बेटे किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। हालांकि वो अब जवान और खुद मुख्तार थे, मगर फिर भी ये ख्याल हर बाप की तरह अयास के जहन में भी गूंजने लगा। लिहाजा अयास ने अपने बेटों की शादी तय कर दी और बगदाद के शहर में अपने एक रिश्तेदार के घर उनका निकाह करवा दिया। शादी नहायत धूमधाम से हुई। बस्ती के लोग भी इस खुशी में शरीक हुए। अयास को यूं महसूस हो रहा था जैसे बरसों बाद उसके दिल को हकीकी सुकून मिला हो। घर में अफराद बढ़ने से खुशी और भी ज्यादा हो गई। अयास अपनी बहुओं का खास ख्याल रखता और अपनी नस्लों की उम्मीद पर दिन गुजारता। उसकी बीवी बहुत पहले वफात पा चुकी थी। बीवी के गुजर जाने के बाद अयास बच्चों के सहारे जी रहा था, वरना जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका था। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होता जैसे जिंदगी की खुशियां दोबारा लौट आई हैं। मगर कुछ वक्त बाद कामिल, जो पहले ही लापरवाह और सख्त तबीयत का मालिक था, अपने बाप के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नाराजगी के आसार थे। वो तेज लहजे में बोला, अब्बा, मुझे कारोबार में अपना अलग हिस्सा चाहिए। मैं बड़े भाई हसन के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। वो कमाई का ज्यादा हिस्सा खुद रख लेता है और मुझे कम देता है। ये नाइंसाफी है। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कामिल की बातें सुनकर बाप के दिल में भी हल्का सा शक पैदा हुआ कि शायद कामिल की बात में कुछ सच्चाई हो, क्योंकि बज़ाहिर तो बात ठीक थी, लेकिन वो हसन की तबीयत से खूब वाकिफ था। बचपन से लेकर आज तक हसन ने न कभी चोरी की थी, ना ही झूठ बोला था। वो हमेशा ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारता आया था। लेकिन फिर भी अयास ने कामिल की बातों को नज़रअंदाज नहीं किया और गहरी सोच में पड़ गया। आखिर को उसने हसन को बुलाकर नरमी से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा सच्चाई और दयानतदारी के रास्ते पर चले हो और मुझे यकीन है कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारी रज़ा हो तो कारोबार का बंटवारा कर देना बेहतर होगा, ताकि दोनों भाई अपने अपने हिस्से के साथ इत्मीनान से जिंदगी गुजार सकें। ये कहते हुए अयास के लहजे में अफसोस भी था और बेबसी भी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बेटों के दरमियान कोई रंजिश पैदा हो। हसन, जो एक नेक दिल और समझदार इंसान था, ये सुनकर गमज़दा हो गया। वो सोचने लगा कि अगर उसके वालिद के सामने ही कारोबार का बंटवारा हो गया तो इस सदमे से अब्बा शायद गम से मर ही जाएंगे। वो नहीं चाहता था कि उसके वालिद की जिंदगी के आखिरी दिन
किसी परेशानी में गुजरे। दूसरी तरफ हसन जानता था कि कामिल को तजारत के मामलात की कोई समझ नहीं है। अगर उसे अलग कर दिया गया तो वो नासमझी में सारा सरमाया ज़ाया भी कर सकता है। इसी सोच के पेशे नज़र हसन ने कारोबार तकसीम करने से इनकार कर दिया। ये सुनकर कामिल तैश में आ गया। उसने गुस्से से बाप की तरफ देखा और तेज लहजे में कहा, देख लिया अब्बा, मैं पहले ही कह रहा था कि ये बंदा ठग है, कि मुझे वर्गलाकर मेरे हिस्से के पैसे चोरी कर रहा है और मुझे कम देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इसके साथ कारोबार नहीं करूँगा। अब जो होगा अलग होकर होगा। कामिल खुद भी लापरवाह और नासमझ लड़का था, लेकिन इस सोच के पीछे उसकी बीवी भी मुलव्वस थी, जो कामिल की कमअक्ली का पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। लेकिन जब लड़का अकल से पैदल हो तो लड़की को कसूरवार ठहराना बेजा है। लिहाजा पहले तो हसन ने नरमी से कामिल को समझाने की कोशिश की। वो धीमे लहजे में बोला, देखो भाई, ऐसा कोई मामला नहीं है। कारोबार के तमाम पैसों का हिसाब किताब लिखा हुआ है, हर रकम दर्ज है। अगर सब कुछ साफ तौर पर लिखा जा रहा है तो फिर मैं कैसे पैसे चोरी कर सकता हूँ। लेकिन कामिल अपनी जिद पर डटा रहा और हसन की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार न था। ये देखकर हसन ने मजीद वजाहत के लिए कहा, अगर तुम्हें मेरे खलूस पर शक है तो हमारे साथ जो 2 मजदूर काम कर रहे हैं, जाकर उनसे पूछ लो। अयास ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, घर की बात बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसने हसन की तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, बेटा बस छोड़ो ये मामला, कारोबार का हिसाब कर लो। आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा कामिल का। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे बस इतने पैसे दे दिया करना कि मेरा गुजारा हो जाए। बाकी कमाई से तुम दोनों अपनी ज़िंदगी संवारो। अयास के ये अल्फाज हसन के दिल पर तीर की तरह लगे। उसे शदीद दुख हुआ कि जिस बाप ने उन्हें काबिल बनाया, जो हमेशा उनके लिए साया बने रहे, आज उन्हीं के सामने उनके माल को तकसीम कर दिया गया। ये एक ऐसा दर्द था जिसे सिर्फ एक बाप ही महसूस कर सकता है, और ये महज कामिल की बेवकूफ़ी की वजह से। मगर उसने ज़ब्त किया। वो नहीं चाहता था कि मज़ीद कोई तलखी पैदा हो। लिहाजा उसने खामोशी से बाप की बात मान ली और सबके सामने कारोबार का बंटवारा कर दिया। अब दोनों भाई अपने अपने हिस्से के मालिक बने। दूर दराज इलाकों से कपड़ा और मुसल्ले वगैरह लाकर बगदाद में फ़रोख्त किए जाते थे। हसन जानता था कि कामिल की फितरत लापरवाही की है और वो कारोबार चलाने की सलाहियत नहीं रखता। उसे यकीन था कि कामिल पैसे डबो बैठेगा, मगर वो कर भी क्या सकता था। हालात के मुताबिक उसे यही सब सहना था। वक्त गुजरता रहा। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, मगर कारोबार अलग अलग था। पहले जो 2 मजदूर उनके साथ काम करते थे वो भी तकसीम हो गए, एक कामिल के साथ और एक हसन के साथ। जिंदगी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ रहा था। हसन की समझदारी और मेहनत के बायस उसका कारोबार तरक्की कर रहा था, जबकि कामिल की लापरवाही और नासमझी ने जल्दी उसे ज़वाल की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। चंद ही महीनों में नुकसान होने लगा और वो मुसलसल घाटे में जाने लगा। कुछ अरसे बाद बड़े भाई हसन ने कामिल को नरमी से समझाया, भाई अपने कारोबार का हर महीने हिसाब किताब किया करो, ताकि तुम्हें कमाई और नुकसान का अंदाज़ा रहे। ऐसा ना हो कि तुम मुसलसल नुकसान में जा रहे हो और तुम्हें पता ही ना चले। मगर कामिल, जो अकल से बिल्कुल पैदल और कारोबार के मामलात से नावाकिफ था, अपनी ज़िद पर कायम रहा। उसने खुद एतमादी से जवाब दिया, नहीं भाई,
मुझे सब मालूम है। मैं कमाई में हूँ और मुझे एक एक टके का हिसाब रहता है। तुम फिक्र न करो। हसन और अयाज दोनों कामिल की लापरवाही से खूब वाकिफ थे, मगर वो खामोश रहे। जानते थे कि समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वक्त गुजरता रहा और बिलाखिर कामिल ने वो दिन देख लिया जिसका उसे हमेशा खौफ था। जब उसने कारोबार का हिसाब किया तो मालूम हुआ कि वो कर्ज में डूब चुका है, मगर उसके गरूर का आलम ये था कि वो खुद को तसल्ली देता रहा। दुकान में अभी काफ़ी सामान मौजूद है, जैसे तैसे करके कर्ज उतर ही जाएगा। मगर वो ये नहीं समझ रहा था कि अगर यही हाल रहा तो जल्दी उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और वो लखपति से रोड़पति बन जाएगा। जब उसका सामान कम होने लगा, वो जो कभी शान से कहता था कि सब कुछ उसके काबू में है, अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुंच रहा था। बाप और हसन दोनों कामिल के ये दिल लर्जा मगर हकीकत से खाली बातें सुनकर सोच में पड़ जाते कि शायद उसने कहीं और जगह पैसे लगा रखे हों, शायद वो कुछ और मंसूबा बना रहा हो। मगर सच तो जल्द ही खुलकर सामने आने वाला था। कुछ अरसा बाद आखिरकार कामिल कंगाल हो गया। एक दिन वो बोझल कदमों के साथ बाप के पास आया और बेबसी से कहने लगा, अब्बा मैं मुसलसल नुकसान क्यों कर रहा हूँ? मैं तो सब कुछ ठीक से करता हूँ, फिर भी मेरा कारोबार डूब गया। देखो हसन का कारोबार तो फायदे में जा चुका है, आखिर उसकी क्या वजह है? अयाज एक समझदार और तजर्बाकार शख्स था। उसने कामिल की बातें गौर से सुनी लेकिन कुछ न कहा। वो जानता था कि कामिल जुबानी बातों से नहीं मानेगा जब तक कि उसे अमली सबक ना दिया जाए, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। शाम को अयाज ने दोनों बेटों हसन और कामिल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम दोनों से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले शर्त ये है कि आज रात तुम दोनों मेरे कमरे में गुजारोगे। दोनों ने फौरन महंगी जाहिर की। रात हुई और सब अपने बिस्तरों पर लेट गए। जब मुकम्मल खामोशी छा गई और दोनों बेटे गहरी नींद में चले गए, अयाज आहिस्ता से उठा और दोनों के बटवे जो उन्होंने तकियों के नीचे रखे हुए थे निकाल लिए। वो बटवे अशरफियों से भरे हुए थे। बटवे चुराकर वो दोबारा अपने बिस्तर पर आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना था। सुबह हुई और तीनों जागे, नमाज अदा की और नाश्ता करने लगे। नाश्ता खत्म हुआ तो कामिल ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और चीखने लगा, मेरा बटवा कहाँ गया? उसने पूरा बिस्तर उलट दिया मगर बटवा नहीं मिला। मेरे पैसे कहाँ गए? किसी ने चुराए? कामिल गुस्से से चीखने लगा। वो फौरन हसन की तरफ देखकर बोला, ये तुम्हारी ही हरकत है, तुमने मेरा बटवा चुरा लिया है। फिर वो अयाज की तरफ मुड़ा, अब्बा आप ही तो हमें यहाँ सुला आए थे, आपने मेरा बटवा चुरा लिया तो नहीं? तुम दोनों मेरे माल के पीछे पड़े हुए हो। मुझे जल्दी अपना बटवा दो वरना मैं काजी के पास जाऊंगा। कामिल की बातें सुनकर अयाज मुस्कुरा कर बोला, बेटा जल्दबाजी में इल्ज़ाम न लगाओ, पहले सोचो अगर तुम्हारा बटवा गायब हुआ है तो हसन का भी गायब है, क्या वो तुमने चुरा लिया है? कामिल चौंक गया और जल्दी से हसन की तरफ देखा। हसन जो कुछ कहे बगैर कामिल की बातें सुनता रहा मगर अपने बटवे के बारे में कुछ न कहा। अयाज ने कामिल को समझाने के लिए मुस्कुराकर हसन से पूछा, बेटा तुम्हारा बटवा भी तो गायब है, तुम क्यों शोर नहीं मचा रहे? हसन ने अदब से जवाब दिया, अब्बा शायद मैं कहीं भूल आया हूँ, या अगर किसी ने लिया भी है तो वो इसी घर में ही खर्च करेगा जो हम सबका है। अयाज ने कामिल की तरफ देखा और कहा, बेटा यही फ़र्क है तुम में और हसन में, वो नुकसान पर सब्र करता है और तुम इल्ज़ाम लगाते हो, वो मेहनत पर यकीन रखता है। तुम किस्मत पर हसन की यही खूबी उसे कामयाब बनाती है और तुम्हारी ये जल्दबाजी तुम्हें नाकाम कर रही है। कुछ
वक्त बाद जब बाप ने दोनों का रवैया देखा तो उसने अशरफियों के थैले निकाल कर सामने रख दिए। कामिल और हसन हैरत में पड़ गए कि ये क्या माजरा है। बाप ने कामिल की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, बेटा तुम दूर दराज इलाकों से सामान लाते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन नाकामी की वजह यह है कि तुमने महज चंद अशरफियों के लिए अपने बाप और बड़े भाई पर इल्ज़ाम तराशी की। इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए रिश्तेदारी से ज़्यादा दौलत की भूख अहम है। तुम्हारी लालच और लापरवाही का नतीजा ही ये बंटवा था, वरना अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और भाईचारा होता तो आज तुम अपने भाई के साथ मिलकर कारोबार को बहुत आगे ले जा चुके होते। मैंने सिर्फ तुमसे पैसे नहीं लिए थे, बल्कि हसन के थैले में तुमसे कई ज़्यादा अशरफियाँ थीं, मगर वो खामोश रहा। उसे मालूम था कि ये पैसे या तो मैंने रखे हैं या उसके अपने भाई ने। उसके नज़दीक इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि दौलत मेरे पास हो या उसके पास, क्योंकि आखिरकार ये सब इसी घर के लिए था। बाप के खामोश होते ही हसन ने धीमी आवाज़ में कहा, कामिल भाई, अगर आज तक तुम कारोबार में टिके हुए हो तो कभी सोचा है क्यों? अपने किसी मजदूर से पूछो कि तुम अब तक कैसे संभले हुए हो, वरना तुमने तो कब का अपने हिस्से का घर भी कारोबार में बेच दिया होता। कामिल ने बात को जानने के लिए जल्दी मजदूर को बुलाया और कहा, ये क्या कह रहे हैं? मालिक, हसन भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं। जब भी मैं सुबह दुकान खोलता तो हसन भाई आकर आपका सारा हिसाब देखते। जो नुकसान होता वो खामोशी से अपनी जेब से पैसे निकाल कर मुझे देते और कुछ इजाफी पैसे देते और कहते, ये पैसों में शामिल कर दो। जो इजाफी अशरफियाँ दी हैं उन्हें अपने पास महफूज रखो। कामिल को मत बताओ ताकि वो कारोबार सीखे। नुकसान तो होता रहेगा, लेकिन चलो वो कुछ तो सीख लेगा। जितना कर्ज आप पर चढ़ा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा रकम हसन भाई ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके दी है। मैंने ये पैसे अपनी इमानत समझ कर रखे हैं। अगर आप चाहें तो मैं अभी के अभी आपको लौटा देता हूँ। कामिल की आंखें आंसुओं से भर गई और वो चीख चीख कर रोते हुए बाप और भाई के गले लग गया। उसे एहसास हुआ कि अगर ये दोनों ना होते तो वो आज कहीं का ना होता। नदामत से लबरेज लहजे में उसने हसन से कहा, भाई, मैं आपके साथ काम करूँगा, जो आप कहेंगे वही करूँगा। मैं वाकई नादान था, मुझे आप और अब्बा जान पर भरोसा करना चाहिए था। हसन ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और यूं दोनों भाई एक होकर कारोबार में जुट गए, जबकि बाप की खुशी का कोई ठिकाना ना था। हमारी ज़िंदगी में बाप और भाई का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये रिश्ता मिसाल होते हैं, मगर अफसोस कि आजकल कुछ लोग चंद पैसों के लिए इन कीमती रिश्तेदारों को तोड़ देते हैं, जिसका अंजाम बाद में बहुत भारी पड़ता है। याद रखें, किसी भी काम में, चाहे वो अपना हो या किसी और का, ईमानदारी, खुश अखलाकी और नेकनीति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा, ईमानदारी, बाप की दुआओं और गरीबों की मदद से मिलती है। अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो मज़दूर सबसे अमीर होता। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके ताउन का शुक्रिया।